अजय शुक्ला सर, जो बात अभी विवेक सर उठा रहे थे, प्रियंका गांधी ने अपने बयान में ये बात कही है, जो उनका जो भाषण में अपनी बात कही है कि किसान जो है वो 27 रुपए रोज कमाता है और अडानी साहब जो 16,000 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं। और ये इन सारे चीजों में जो है उन्होंने सरकार के सहयोग का आरोप भी लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसान का कर्ज जो सरकार उद्योगपतियों का इतना बड़ा कर्ज माफ कर देती है, खासकर अदानी जी का, वही सरकार ये कहती है कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। जिस तरीके से अभी चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस पार्टी किसान कर्ज माफी को लेकर के बहुत आक्रामक रही, बहुत जोर शोर से इसका प्रचार किया, तो क्या 24 के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या ये एक मुद्दा सेट करने की कोशिश हो रही है कि किसान, गरीब, ये जो वर्ग है वो एक बड़ा अहम मुद्दे के रूप में होगा 2024 के चुनाव में, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से? देखिए, एक चीज बड़ी साफ सी है, ये कहने की जरूरत नहीं है और ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। और इसीलिए किसान की हालत ये है कि सरकार का मालिक अदानी है, और जब सरकार का मालिक अदानी हो तो सब कुछ अदानी के हिसाब से ही तय होता है। किसान का भी तय होता है, किसान की जमीन का भी तय होता है, किसान से जुड़े जो तमाम सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका भी होता है। आप एक चीज देखिए, मैं एक तस्वीर कई दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रही है कि यूरिया की बोरी में जो इफ्को बना रहा है और उसमें किस तरीके से मेड इन चाइना शब्द आता है कि उद्गम चाइना। तो साहब, और उसी में नीचे लिखा है आत्मनिर्भर भारत और न जाने क्या क्या। तो आप ये समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों एक वो नैनो खाद की बात की गई। और नैनो खाद का यदि आप किसी भी कृषि वैज्ञानिक से बात करेंगे तो वो बताएगा कि कहीं पर भी उसका कोई फायदा नहीं, उल्टा वो जमीन के लिए नुकसानदेह, बावजूद उसके किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अदानी से जुड़े हुए लोगों की का पूरा काम धंधा है। तो इसलिए सारी चीजें हैं। तो निश्चित रूप से आज आने वाले वक्त में, इन चुनावों में भी और आगे आने वाले भी चुनावों में, यह एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उनका 25 लाख करोड़ रुपया आप माफ कर देते हैं, और जो इस देश के लोगों की भूख मिटाते हैं। याद करिए ना, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस देश की आबादी क्या थी, और उसके बावजूद उसका पेट भरने के लिए अनाज नहीं था। किसानों को कैसे, किस तरीके से संबल दिया गया, कैसे उनके लिए तमाम प्रयास किए गए, और किसानों ने मेहनत की। नतीजा ये हुआ कि इस देश में इतना अनाज हुआ कि हमारे गोदामों में सड़ने की स्थिति आ गई। हम बाहर के तमाम देशों को मदद करने लगे। आप इस तरह से करके क्या कर रहे हैं? किसान को मारने का काम कर रहे हैं। किसान का यदि आप पूरा हिंदुस्तान के पूरे किसानों का, जो लघु किसान है, उनका यदि आप कर्ज माफ करते हैं तो 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं बनता है। बावजूद इसके आप उसको करने को नहीं तैयार हैं। यदि आप एमएसपी भी देते हैं तो कोई इतना बड़ा आपको नुकसान नहीं होने वाला है, आपकी जीडीपी में दूसरी तरफ से फायदा होने वाला है। लेकिन उस गणित पर आप बात नहीं करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं कि नहीं साहब, हम ये तो सौंप देंगे निजी क्षेत्रों को। निजी क्षेत्रों में कौन? अदानी के गोदाम बन के तैयार है, और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि एफसीआई के गोदामों से सारा अनाज निकाल करके अदानी के गोदामों में पहुंच गया। तो इस तरह से जब किया गया, भाई कानून भले रद्द हो गए हो, लेकिन बैकडोर से वो कानून लागू हो चुके हैं इस देश में। और आप आइए पंजाब में देखिए, तमाम जगह पे, हरियाणा में देखिए, खेती सौंपी जा चुकी है। अदानी और जैसे तमाम पूंजीपतियों ने उसे उसी अंदाज में ले लिया। अब किसान भटके तो वो दशा लाके खड़ी कर दी गई। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा होने वाला है, और किसानों की जो दशा है, जो उनकी हालत है, वो दयनीय होती जा रही। क्यों? पहले जमीन ज्यादा होती थी और चीजें होती थी, अब परिवार बढ़े, सब कुछ बढ़ा, आबादी बढ़ी, और इसके साथ साथ जमीनें टुकड़े हुई, तमाम घर के लिए भी जरूरत पड़ी। तो पहले एक घर में जैसे सब लोग रह के कर लेते थे, अब उनके लिए 4 घर भी बनाने पड़ रहे हैं, 4 टुकड़े भी हो गए, और उसके बाद में आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं बन पा रहा है, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं आप।
जो नौकरियों की बात कहते थे वो सब झूठी साबित हुई है। तो ना आप पैसा दे पाएंगे, ना नौकरी दे पाएंगे, ना आप संसाधन दे पाएंगे, ना आप दूसरी तरह से मदद कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा? किसान आत्महत्या करेगा। यही वजह है कि भारत सरकार का ही डाटा कहता है, एनसीआरबी का, कि किसानों के आत्महत्या करने की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। तो उनकी आत्महत्या करने की संख्या बढ़ रही है। एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनके आत्महत्या करने की सेक्टर वो बढ़ रही है। युवाओं के आत्महत्या करने की संख्या बढ़ रही है। तो जब यह बढ़ने लगे तो निश्चित रूप से चिंताजनक है, और वो भविष्य के लिए एक निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा बनेगा, और वो बड़ी लड़ाई होगी और वो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला वक्त इस देश का भविष्य खराब करने की दिशा में ढकेल दिया गया, इसलिए जरूरी है। जी अजय सर, एक चीज और मैं पूछना भी, क्योंकि बात तेलंगाना का भी जिक्र हो रहा था चुनाव के दृष्टिकोण से। आज कांग्रेस की नेता ने सीधे सवाल किया है कि जब खुद जो इसका जिक्र अभी पहले भी हो चुका है, प्रधानमंत्री ने जब कहा था केसीआर के लिए बात की थी कि महाभ्रष्ट हैं और ये सारी चीजें, आज उन्होंने सवाल किया कि इतने महाभ्रष्ट जब हैं और आप जानते हैं तो आप उनको जेल क्यों नहीं भेज पाए अभी तक? इस तरीके से तमाम सारे नेताओं पर आरोप लगे और फिर उनको जेल नहीं भेजा गया। आज भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना करके सामने खड़ा किया जा रहा है, बार बार भ्रष्टाचार की बात हो रही है, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, जेपी नड्डा साहब भी कर रहे हैं, तमाम भाजपा के नेता कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का जो मामला है, एक तो जो इन्होंने सवाल किया है कि केसीआर को जेल क्यों नहीं भेजा गया, इसका चुनाव पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, और दूसरा भ्रष्टाचार का जो है मामला वो कितना इम्पैक्टफुल है इन चुनाव में। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा आज से नहीं, मैं तो इसको लेके ऐतिहासिक तौर पे बात करूंगा कि कांग्रेस पर जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से उनके तमाम नेताओं पे इसी तरह से आरोप लगाते जाते रहे, लगते रहे, लेकिन किसी भी मामले में आज तक एक भी ऐसा मामला हमें नहीं मिला कि जिसमें कहें कि आप साबित कर सके। कांग्रेस की सरकार में रहते हुए कांग्रेस की ही सरकार ने एक जो है पंडित सुखराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था, सीबीआई ने उनके यहाँ ट्रैप किया था, उसी मामले में एक सजा हुई। उसके अलावा आप बताइए ना मुझे किसी मामले में कोई सबूत हुआ हो। और कांग्रेस ने तो हर आरोप पर खुद जांच करवाई, खुद एफआईआर दर्ज की। नरेंद्र मोदी सरकार क्या करती है, या उसके पहले की जो तमाम सारे जब विपक्ष में थे, जब आरोप लगाते थे तब क्या करते थे? तमाम आरोप लगाते थे, और उन आरोपों में आप देखिए वीपी सिंह एक दिखाया करते थे पर्ची, इसमें सारे नाम हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए, सब कुछ बन गए, और उसके बावजूद वो पर्ची नहीं निकली कि उसमें किसके नाम है और क्या क्या है, वो सब नंबर बताते थे। अरविंद केजरीवाल इसी तरह से बताया करते थे, तो साहब उनका नहीं निकला। नरेंद्र मोदी सरकार ने तो उसका मतलब आई सरकार उसी बूते, और ये पेश किया गया कि साहब बड़ी भ्रष्ट सरकार है, और उस सरकार में हम इस तरीके से, लेकिन सरकार में आने के बाद में उन्होंने ही 2G स्कैम का जो आरोप था उसमें कह दिया साहब कुछ नहीं है, और उसका जो जजमेंट लिखा है सीबीआई जज ने वो पढ़ने वाला है। उसमें उसने लिखा है कि मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए, जब एक लीगल प्रोसीडिंग में होता है कि जब साक्ष्य पढ़ लिए जाते हैं उसके बाद में दोबारा नहीं कुछ लिया जाता है, उसके बाद में एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर ही इस्तेमाल की जा सकती है। वह पावर इस्तेमाल करते हुए जज ने मौका दिया, और उसने कई दिन इंतजार किया कि साहब आप कोई सबूत दे दें, लेकिन इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। नतीजतन वह केस खत्म करना पड़ा, और बाद में आप सबने देखा वो आरोप जहां से पैदा हुआ था, उन विनोद राय ने जाकर के माफी मांग ली कि साहब इस तरह का कुछ था ही नहीं, हमारा तो बस ऐसे ही एक असेसमेंट था। तो आप ये समझ सकते हैं, इसके अलावा कोल स्कैम हो, जो है रेल गेट हो, या कॉमनवेल्थ हो, या कोई भी इस तरह से कह दीजिए, जिस आधार पर बदनाम करते थे उन सब में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज की, और इन्होंने एक चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर सके, एक सबूत भी नहीं दे सके, तो बताइए क्या होगा। छोड़िए, इसके बाद में जब इनके समय में होता है
तो साहब कुछ नहीं बता पाते हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सबके तमाम बैंक अकाउंट बताया करते थे स्विस बैंक के। तब तो भारत सरकार का समझौता नहीं था, अब तो समझौता है, उन्हें पूरा डिटेल मिल जाता है, तो साहब उसके बाद में भी वो नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही चीज है कि सरकार को बदनाम करो और ये करो। इसीलिए शायद इनके जो भ्रष्टाचार के आरोप के हैं उनमें तमाम तथ्य मौजूद हैं, सबूत मौजूद है। राफेल घोटाले का पूरा द हिंदू ने छापा, सबूत समेत छापा, बावजूद इसके जांच करने को नहीं तैयार है, दाम बताने को नहीं तैयार है। साहब हम नहीं कह रहे हैं आप टेक्निक बताइए, आप दाम बता दीजिए, वो भी नहीं बताने को तैयार है। इसी तरीके से दूसरे तमाम समय, जबकि ऐतिहासिक तौर पे इतने बड़े घोटाले कभी नहीं हुए, आरोप नहीं लगे जितने इनकी सरकार में लगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी यहां बैठी है और वो क्या कहेगी, वो सिर्फ डराती इसलिए है कि यदि आप चोर हैं तो हमारे पास आ जाइए, हमारा पट्टा पहन लीजिए, आप साफ सुथरे होकर के बैठ जाएंगे, और यदि आप ईमानदार हैं तो आप लड़ते रहिए, आप धक्के खाते रहिए। तो यही स्थिति है, जो धक्के खाना है, जिन्हें परेशान होना है वो बाहर रहे, वो आरोप झेले, और जिन पे असलियत में है वो सब अंदर आ जाइए, आप खुशी से रहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी कितने शान से नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। आप आ जाइए महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एक डिप्टी सीएम बन जाते हैं। साहब इसी तरीके से आप इनकी पार्टी तमाम येदियुरप्पा से लेके जाएं, जिसको देख लीजिए, कभी कुछ आपको दिखाई दिया हो तो बताइए। तो ये तो इनका एक चरित्र है, उस चरित्र के तहत ये करते हैं, इसीलिए ये कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने तो इन्हें कहा था कि और जो पूछना है पूछ लीजिए, और जितने दिन बुलाना है बुला लीजिए। हालत बिगड़ गई थी। तो यही स्थिति है कि इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ परेशान करने और डराने का ये हथियार है। जो डर गया उसको डरा लेते हैं, इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। जी, खबर यह है कि अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के मार्फत जो उन्होंने ऐलान किया था, इंडिया गठबंधन ने तमाम एंकरों के बहिष्कार का, अखिलेश ने अब उससे खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है अब वो किसी भी चैनल से उनका कोई मतभेद नहीं और वो सारे चैनलों पर अपनी बात मजबूती से रखेंगे। सर, क्या जो भारतीय जनता पार्टी का इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बात कही जा रही थी बिखराव वाली, अब वो धीरे धीरे सच साबित होती जा रही है? आप तीनों से मेरा ये सवाल रहे। अजय शुक्ला सर, आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके परिवार पर लटका रहा। नरेंद्र मोदी की कृपा से उसमें राहत दी गई 2019 के चुनाव के पहले, और वो फिर लगातार जिस तरीके से हुआ, विश्वनाथ चतुर्वेदी ने तो उस पर पूरा एक एक संपत्ति का ब्यौरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वो पूरी आप फाइल निकाल लीजिए, साइट पे चले जाइए, वहां मिल जाएगी। तो हुजूर वो तो हर समय लटकी हुई है। क्या आज तक एक बार भी ईडी अखिलेश यादव के यहां गई है क्या? मुझे तो नहीं पता है, आपको पता हो तो बताइएगा। तो चलिए छोड़ दीजिए अब इस पे, अब आ जाइए अखिलेश यादव की स्थिति क्या है। वास्तव में वो नेता है नहीं, वो एक बहुत अच्छे जमीनी नेता के बेटे हैं, जिसने सचमुच जमीन बनाई, सचमुच उन्हें इतना बड़ा आधार दिया, इतनी संपत्ति दी, ये सब कुछ दिया जिसके बूते वो राजमहल में बैठे हुए। नहीं तो आप कभी चले जाइए, और मैं तो चूंकि वहां संपादक रहा हिंदुस्तान अखबार का, तो मेरा ही क्षेत्र था, तो इसलिए मुझे पता है कि एक एक जगह मैंने देखी है, वहां पे समझा है कि किस तरह की स्थितियों में बताते थे वहां पे कई सारे लोग कि नेताजी को जिस समय जाना होता था लखनऊ, तो जीप में डीजल डलाना होता था, या पेट्रोल की पहले होती थी, तो पेट्रोल डलाना होता था, तो सब लोग चंदा करते थे कि आज नेताजी को वहां जाना है, तो सब चंदा करके पेट्रोल डलाया जाता था। तो उस तरह की स्थिति वाले तो भैया कौन सा धंधा करते थे, कहां से इतना पैसा आ गया, कहां से इतना हो गया। तो पहली बात तो ये चलिए छोड़िए, वो भी मैं अब छोड़ देता हूं, इसलिए उस डर की बात नहीं। तो वो डर जो सामने है, नरेंद्र मोदी उसका कैसे शोषण करते हैं वो हम सब जानते हैं। अब
अखिलेश यादव की समस्या क्या है? नेताजी के जाने के बाद में यादव कुनबा भी बिखर गया है और यादव वोट बैंक भी आज की डेट में जो विश्वास करके 2022 में आया था, उसे लग रहा था कि कुछ क्रांति हो जाएगी, वो नहीं हुई। और नतीजा क्या हुआ? जब यादवों पे और दूसरे उनके लोगों पे हमला हो रहा था तो वो खामोश बैठे थे, डर से बोल नहीं रहे थे। जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों पे जीप चढ़ाई जा रही थी और सारी हो रही थी, प्रियंका गांधी दिल्ली से आके रातों रात लड़ते हुए वहां जाती हैं, लेकिन अपने घर से निकल के दरवाजे पर ही बैठ जाते हैं, कहते हैं वो तो हमें आगे जाने नहीं दे रहे हैं। साहब वो जा सकती थी तो आप क्यों नहीं जा सकते थे? वो भी छोड़ दीजिए। जब मुसलमानों के ऊपर तमाम तरह से अत्याचार हो रहे थे और कहीं पर जमाती कह के, कहीं पर कुछ कह के, किस तरह से वो हो रहा था, कहां पर थे अखिलेश यादव? एक शब्द नहीं निकल रहा था। जब उत्तर प्रदेश के अंदर दलित लड़कियों के साथ में गैंगरेप हो रहे थे, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे दूसरे कांड हो, कहां थे अखिलेश यादव? एक आवाज नहीं निकल रही थी और जमीन पे तो आज तक उतरे नहीं है। तो आप बताइए, जब आप अपने लोगों के लिए, नेताजी इसलिए बड़े थे क्योंकि वो जमीन पे लड़ते थे, वो जाते थे, अपने लोगों के लिए खड़े होते थे। मैंने लखनऊ में पत्रकारिता करते वक्त पूरा देखा है कि किस तरीके से होता था। हम भी लोग पत्रकार थे, हम लोगों की क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन थी। हमने हजरतगंज चौराहे पे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें रोक लिया था, कहा यहीं ऑर्डर कीजिए, और नेताजी वहीं खड़े होके वहीं पे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, वहीं डीजीपी को बुलाया और वहीं ऑर्डर करके गए और फिर वहीं चौराहे पे कुर्सी लगी, हम लोगों ने चाय भी पी। अब आप सोचिए वो स्थिति होती थी। क्या अखिलेश यादव में कभी हिम्मत है? सोच नहीं सकते हैं। तो मैं ये उदाहरण आपको बता रहा हूं कि वो दौर होता था, मैं जनरल सेक्रेटरी होता था, दीपक शर्मा उस समय अध्यक्ष होते थे, तो उस दौर की बात बता रहा हूं मैं। तो बहुत सारी चीजें होती थी, तो वो दौर भूलने वाला नहीं है। तो आज मैं अभी दीपावली पे लखनऊ था और इत्तेफाक से कई सारे जो नए लड़के थे जो उनके नाम पे जान देने को तैयार थे, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि वो उनका फोन आया, भैया चाय पी जाए। तो हमने कहा अच्छा, चूंकि मैं नहीं ड्रिंक करता हूं तो चाय पीना था। तो उनके साथ में कहीं बैठे चाय पी रहे थे, बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा भैया बहुत निराश कर दिया इन्होंने। तो सोचिए, यादव कम्युनिटी के यूथ आज ये कहने लगे। तो दूसरा एक बात छोड़ दीजिए, एक मुसलमान परिवार जो उनके लिए समर्पित था, उससे बात हुई, कहा भैया हम लोगों के साथ इतना कुछ हो गया, एक शब्द नहीं बोले, एक चिट्ठी तक नहीं लिखे, और वैसे देखिए नेताजी के पास जाते थे, सब होता। तो ये निराशा देखने को मिल रही है। और मुलायम सिंह जी ने तो अपनी ये छवि तक बना ली थी, मुल्ला मुलायम सिंह तक कहा जाता था। बावजूद इसके उनके लिए जान लोग देने को तैयार होते थे। आज क्या स्थिति, आप समझ सकते हैं जी।